सो ईपीएस ईपीएस ईपीएस, आप हर जगह ये वर्ड सुने होंगे कि ये ईपीएस, इस कंपनी का ईपीएस इतना है, इस कंपनी का ईपीएस 4 है, 5 है, 6। बट ये ईपीएस एक्चुअली में होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। अब एकदम डिटेल में जाएंगे, एकदम स्क्रैच से समझेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। बट अब अभी तक अगर आप कभी भी मान लो कहीं सर्च करोगे, यूट्यूब पे आप सर्च करो, देखो ईपीएस के बारे में आपको क्या बताया जाएगा। तो ईपीएस के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा कि ईपीएस का मतलब होता है कि एक शेयर, जो मेरा एक शेयर कितना कमा के मेरा देता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। एक शेयर मेरा, जो एक शेयर है वो हमको कितना पैसा अर्न करके दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस। और इसका फॉर्मूला क्या बताया जाता है, इसका फॉर्मूला बताया जाता है कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी जितना भी मेरा नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ईपीएस। क्या आ जाएगा? ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? थोड़ा सा फाइनेंस में घुस के और एक्चुअली में समझते हैं कि क्या होता है। देखो, तो लेट्स डीप डाइव इनटू ईपीएस। अब अगर इसका एक्चुअली आप फॉर्मूला देखोगे, जो एक्चुअल फार्मूला होता है, तो एक्चुअल फार्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। चलो इसका मतलब देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक एग्जांपल में मुझे, एक एग्जांपल में क्या है, जैसे देखो अब हमारे को समझना, सपोज करो हम लोग को ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर, उसको समझते हैं। तो उसको कैसे समझेंगे? सपोज करो कि एक कंपनी है, वो कंपनी मान लो सेल मेरा किया कोई एक्स अमाउंट, उसमें कुछ कॉस्ट आएगा, उसके बाद कंपनी का निकलता है नेट प्रॉफिट। तो जो हर जगह प्रॉफिट दिखा रहा है ना, वो ये वाला नेट प्रॉफिट दिखाता है, जो यहाँ पे ऊपर दिखाता है ना कि नेट प्रॉफिट ईपीएस का फॉर्मूला। बट देखो क्या एक्चुअली में होता है। एक्चुअली में तो सेल्स में हम लोग सबसे पहले जो भी मेरा कॉस्ट लगा, जो भी मेरा एक्सपेंसेस लगा, उसको माइनस किया, तो मेरा एक आया नेट प्रॉफिट। अब जब नेट प्रॉफिट आया तो ये आपको इक्विटी शेयर का अवेलेबल नहीं हो जाता है, इसमें सरकार कुछ टैक्स भी लेता है। तो सरकार इसमें कुछ टैक्स लिया, जब टैक्स माइनस करने के बाद आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो भी मेरा प्रॉफिट आया उसमें टैक्स पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बट ये भी अवेलेबल नहीं है इक्विटी शेयर के लिए, मतलब ये प्रॉफिट भी पूरा जो मेरा है वो इक्विटी शेयर को पेमेंट नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और माइनस करते हैं, जैसे कि सपोज करो जो होता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर आप अगर कोई कंपनी है और उसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी पैट निकालती है। पैट निकालेगी, सपोज करो मेरा जो पैट आएगा, सपोज करो मेरा पैट आता है 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपये मेरा पैट आया। अब उसमें मान लो मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड देना था, सपोज करो 200 रुपये, तो मेरा जो प्रॉफिट आया 800 रुपये। तो ये वाला जो प्रॉफिट आया ना, ये वाला, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो हम लोग फार्मूला में यहाँ पे ऊपर लिखे ना कि ईपीएस का फार्मूला था कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था, इसका मतलब ये होता है। क्या होता है कि मेरा पहले सेल निकालेंगे, फिर कॉस्ट निकालेंगे, फिर मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट आने के बाद टैक्स माइनस करेंगे, उसके बाद जो टैक्स माइनस करने के बाद मेरा क्या आएगा, तो मेरा आएगा पैट। अब पैट आने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें अगर है तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड को माइनस करेंगे, तब जाके मेरा आएगा 800 रुपये, जो कि है मेरा प्रॉफिट अवेलेबल, जो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या था? आउटस्टैंडिंग शेयर। अब देखो आउटस्टैंडिंग शेयर ना एक अच्छा टॉपिक है, इसको समझना चाहिए। अब क्या होता है, देखो मान लो सपोज करो मेरा कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। अब देखो, अब थोड़ा सा लॉ में बात करते हैं। अगर कोई भी कंपनी मान लो अपने आप को रजिस्टर करना है कि हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसको सबसे पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है। अब आप जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करोगे ना, जब आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे आपको एक अपना कंपनीज एक्ट को बताना पड़ता है। मतलब जो कंपनी है, कंपनी को जो बताना पड़ता है कि जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट को आपको बताना पड़ेगा। जो कंपनीज एक्ट है हाँ, तो जो कंपनीज एक्ट होता है, मान लो कोई कंपनी है जो अपने आप को रजिस्टर किया कंपनीज एक्ट में, तो इसको ना जो कंपनी रजिस्टर किया उसको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा कि हम एक मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल रख सकते हैं।
तो जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना रख सकते हैं ना, जो बताता है, जो कि MOA AO में होता है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है ना, कि कंपनीज एक्ट में जब रजिस्टर हुआ तो इसको सब चीज़ रेगुलेट करता है। एक वर्ड है NCLT, ठीक है ना, NCLT होता, तो वो लोग सब रेगुलेट करता है। तो NCLT को सबसे पहले कंपनी बताएगा कि हम लोग के पास ना मैक्सिमम इतना शेयर कैपिटल होगा। बट इसमें एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो कि अब हम बोले कि अपना लाइफ टाइम स्पैन में हम 1000 का कैपिटल यूज़ करेंगे। ठीक है भैया, आप इतना यूज़ करोगे, बट उसमें ना पूरा शेयर कैपिटल हमको अभी नीड नहीं है, अभी सिर्फ हमको 80 रुपये नीड है। 80 रुपये, इसको मान लो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग 800 कर देते हैं और यहाँ पे 200 कर देते हैं, यहाँ पे 800। हाँ ठीक है, तो क्या बोले ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या बोले कि कंपनी जब भी रजिस्टर हुआ तो जाके बताया, ठीक है, तो उतना वो समझ में आ गया। अब कंपनी को पूरा 1000 रुपये तो नीड नहीं था, अभी कंपनी को सपोज करो नीड था ओनली 800 रुपये, तो कंपनी अभी अपना शेयर होल्डर से सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये मंगाया, 800 रुपये। तो ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, है ना, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो यानी कि मेरा टोटल था 1000 जो जितना मंगा सकते थे, इसमें से मंगाए कितना है, इसमें मंगाए हैं 800, और जो अनकॉल्ड कितना पैसा हम नहीं मंगाए हैं 200, तो इसको बोलते हैं अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, है ना। उसके बाद आता है एक वर्ड पेड अप शेयर कैपिटल। हम जो 800 मंगाए थे ना, पैसा जो 800 रुपये हम मंगाए थे, अब क्या ज़रूरी है क्या हर शेयर होल्डर हमको पैसा दे देगा? पैसा तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर मान लो मेरा इन केस अगर मान लो 800 में से 800 पूरा पैसा मेरे को दे दिया जो कंपनी मंगाया था शेयर होल्डर से, तो अगर सारा पैसा कंपनी को मिल गया तो या तो 800 रुपये, अगर मान लो कुछ पैसा नहीं दिया तो मान लो सपोज करो 700 रुपये नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी का एक्चुअली में मार्केट में कितना कैपिटल है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जो फॉर्मूला देखें ईपीएस का, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है कि आप प्रॉफिट वो वाला लो जो इक्विटी शेयर को मिलेगा, जो इक्विटी शेयर के लिए मिल सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी जो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है उनको डिवाइड करेंगे तो जाके मेरा आएगा ईपीएस। ठीक है, तो जाके मेरा ईपीएस आएगा। तो यहाँ तक हम लोग ये समझ गए कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है ईपीएस कैलकुलेट करने का, और डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर उसको भी समझ गए, और आउटस्टैंडिंग शेयर को भी समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल डाले हैं, जैसे सपोज करो ये इन्फोसिस का एग्जांपल है। इन्फोसिस का एग्जांपल है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कंपनी का सेल्स है। क्या है? ये कंपनी का सेल्स है। यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्सपेंसेस, जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस देखे थे ना, यहाँ पे देखो ये जो कॉस्ट देखे थे, तो यहाँ पे देखो उसमें कैसे दिखा रहा है, तो ये वाला एक्सपेंसेस है, ये वाला ना अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझो कि ये वाला मेरा सेल्स था, ये वाला और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये सब मेरा एक्सपेंसेस है, और ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये सारा एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे दिखा रहा है कुछ, देखो यहाँ पे क्या दिखा, अदर इनकम, मतलब कुछ देखो कुछ है इसमें। अब देखो इसको बताते हैं क्या हुआ। देखो जो यहाँ पे वर्ड था ना सेल्स, तो सेल्स एक्चुअली में कितना तरह का होता है, तो एक होता है मेरा ऑपरेटिंग इनकम और एक होता है मेरा अदर देन ऑपरेटिंग इनकम। जो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक है सेल्स जो कि मेरा ऑपरेटिंग इनकम से, जो धंधा का मेन, जो कोई भी कंपनी है उसका मेन धंधा, जैसे सपोज करो मेरा मेन धंधा है सपोज करो सॉस बेचना, तो हम सॉस बेच के कितना पैसा कमाएं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। अब कभी कभी जो कंपनी है उसको नॉन ऑपरेटिंग, मतलब जो मेरा मेन धंधा है उससे ना कुछ और आके धंधा में पैसा आता है। जैसे सपोज करो मेरा कोई एसेट था पूरा ख़राब हो गया, पूरा स्क्रैप हो गया, तो उसको बेचे तो उससे भी तो कुछ पैसा आया। मेरा जो रॉ मटेरियल था, जो मेरा वेस्टेज रॉ मटेरियल था, अब उसको बेचे उससे भी तो पैसा आया, तो उसको क्या बोलते हैं अदर इनकम, है ना। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें मतलब बहुत तरह का चीज़ है उसको बताएंगे। अभी टॉपिक हम लोग ईपीएस तक स्टिक रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक ईपीएस को हम लोग समझ गए कि ईपीएस क्या होता है, तो ईपीएस मतलब समझ गए, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है उसको भी समझ गए। अब ये क्यों
क्यों ज़रूरी है ईपीएस, ऐसा क्या नीड है ईपीएस का। तो आप एक चीज़ को समझो, समझने को तो हर कोई समझ लेता है कि ईपीएस, हाँ भैया इसका ईपीएस बढ़िया है, ईपीएस अगर कोई भी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है तो अच्छा है, क्या क्या है देखेंगे आगे, ठीक है। बट सबसे मेन क्या होगा इससे, देखो अब अगर मान लो मेरा कोई कंपनी है, उसका सेल्स है मान लो 10,000, कॉस्ट था मेरा 6,000 रुपये, मेरा कुछ कॉस्ट आया, तो प्रॉफिट मेरा आया 4,000। टैक्स हम लोग अज्यूम करते हैं मान लो 30% है, तो मेरा 2,800 का प्रॉफिट आया। अब 2,800 का प्रॉफिट आया तो इसमें से ना हम 800 रुपये का डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कंपनी से, कंपनी का गल्ला से, जो उसका गल्ला जहाँ पैसा रखता है उससे 800 रुपये चला गया, कंपनी का गल्ला में बचा कितना 2,000 रुपये बचा। यानी कंपनी के अंदर मान लो सपोज करो कि आप दुकान है, यहाँ दुकान ही समझो, दुकान है, दुकान में आप मान लो क्या किए, आपने 10,000 का माल बेचा, 10,000 का माल बेचा जितना, जिसमें आपको 4,000 का प्रॉफिट आया, और नेट टू नेट जो पैट आया वो 2,800 रुपये का आया, 2,800 रुपये का पैट आया, जिसमें से 800 रुपये आप खर्च कर दिए, घर ले गए, और 2,000 रुपये दुकान में ही रखे हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। जब भी कोई पैसा, अगर मान लो जो प्रॉफिट है जो कंपनी अर्न किया है और उसको अगर डिविडेंड मान लो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो पैसा कंपनी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देता है। आपको ये बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आप देखो, अगर मेरा 20,000 का कंपनी का टोटल वैल्यूएशन था, हम प्रॉफिट अर्न किए जिसमें से 2,000 रुपये हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दिए, तो मेरा यहाँ पे 2,000 रुपये, तो टोटल मेरा कंपनी का जो वैल्यू था 20,000 रुपये था, प्लस 2,000 रुपये और एड ऑन कर दिए। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर कंपनी को हम बेचते हैं तो मेरा कंपनी का वैल्यू 22,000 हो गया, तो 22,000 हो गया। तो वैसे ही आप देखो कि कंपनी का अगर वैल्यू मान लो मेरा 20,000 था, प्रॉफिट अर्न किए तो मेरा वैल्यू आज की डेट में 22,000 रुपये हो गया, फिर 5,000 का प्रॉफिट अर्न किए तो आज की डेट में मेरा 27,000 रुपये हो गया। तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट अर्न होते जा रहा है और कंपनी उसको रिटेन अर्निंग में डालते जा रहा है, तो क्या कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है, और जैसे जैसे कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी तो बढ़ेगा, बिकॉज शेयर प्राइस है क्या, कंपनी का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, है ना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है कि हाउ टू एनालाइज ईपीएस। अब ईपीएस को एनालाइज कैसे करें, हम लोग ईपीएस समझ गए, ईपीएस क्या होता है, ईपीएस का फॉर्मूला समझ गए क्या होता है, ईपीएस को क्यों पढ़ना ज़रूरी है उसको समझ गए। अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं। अब एक कॉमन जो वर्ड है, जो कॉमन स्टेटमेंट में बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि हायर द ईपीएस, जितना ज़्यादा कंपनी का ईपीएस अच्छा होगा उतना ज़्यादा कंपनी बढ़िया होगा, और जितना ज़्यादा कंपनी का ईपीएस कम होगा उतना ज़्यादा कंपनी खराब होगा। बट ये आधा अधूरा बात है, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को अभी आप खुद एग्री करोगे, ऐसा क्यों नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस, अब जो हाउ टू एनालाइज ईपीएस है ना, उसको समझने के लिए थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग रेशियो को आपको समझना पड़ेगा। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि 1 रुपये कमाने के लिए आप मान लो कंपनी को कितना पैसा दे रहे हो। सपोज करो कि हम चिल्ला रहे हैं, हाँ भैया 10 रुपये दो, 10 रुपये दो, 10 रुपये दो, 10 रुपये का 11 रुपये देंगे, 10 रुपये दो, 10 रुपये दो, 10 रुपये का 11 रुपये देंगे। यानी कि हम आपसे 1 रुपये कमाने के लिए आपसे 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो वैसे ही जो कंपनीज है ना, कंपनी सपोज करो कंपनी का मान लो प्राइस चल रहा है मान लो 10,000, कंपनी का प्राइस चल रहा है 10,000, 10,000, 10,000। अब वो जो अर्निंग पर शेयर जनरेट कर रहा है वो सपोज करो 5 रुपये जनरेट कर रहा है, यानी कि कंपनी जो 10,000 रुपये लेके सिर्फ और सिर्फ कितना कमा के दे रही है, वो 5 रुपये कमा के दे रही है। यहाँ इसका फॉर्मूला भी है कि पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट शेयर, जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो इससे आपको समझ में आएगा कि एक शेयर जो हमको ईपीएस कमा के दे रहा है, तो 1 रुपये के बदले कितना पैसा मांग रहा है, आप समझ में आए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए है कि मान लो मेरा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो 200 रुपये का है, एक 400 रुपये का है, एक 150 रुपये का है। अब मान लो जो 200 रुपये का कंपनी है वो 10 रुपये कमा के दे रहा है, 400 वाला जो कंपनी है वो 15 रुपये कमा के दे रहा है, 150 रुपये वाला जो कंपनी है वो 9 रुपये कमा के दे रहा है। अब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होगा, यानी कि
200 रुपया, मतलब देखो 10 रुपया कमा के देगा कंपनी, अगर आप उसको 200 रुपया दोगे तब, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया मांग रहा है। 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया मांग रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 1 रुपया कमाने के लिए 26.66 मांग रहा है, यहाँ पे 16.66 मांग रहा है। तो आप ही बोलो, आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? एक बंदा जो आपको 200 रुपया दे के 10 रुपये कमा रहा है, मतलब एक ऐसे समझो कि कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करोगे? जो बंदा 1 रुपये मतलब 20 रुपये लेके आपको 1 रुपया कमा के देगा, या तो कोई बंदा 26 रुपये दे के 26.66 दे के आपको 1 रुपया कमा के देगा, और या तो कोई बंदा 16 रुपये आपसे लेके अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 रुपया कमा के देगा। तो आप बोलोगे कि भैया हम लोग तो इसी को देंगे, बिकॉज हमसे 16 रुपये ही मांग रहा है। अगर मेरे पास 20 रुपया है और 20 रुपये में इसको ना देके अगर इसको देते हैं तो 20 रुपये कमा के हमको 20 रुपये हमसे लेके 1 रुपये कमा के देगा। और अगर इसको देते हैं तो अगर मान लो 17 रुपये इसको दिए तो 17 रुपये देके हमको 1 रुपया कमा के दे रहा है, और बाकी भी तो मेरे पास 3 रुपये बचा जो हम कहीं और लगा सकते हैं और उससे भी अर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये होता है पी रेशियो। अब क्या, अब पी रेशियो ठीक है, ऐसा समझा। अब थोड़ा सा टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं, देखो कैसे। अब ईपीएस यहाँ पे जो वर्ड लिखे थे कि हायर द ईपीएस लीड्स टू गुड कंपनी और लोअर द ईपीएस लीड्स टू बैड कंपनी, ये स्टेटमेंट सही है बट आधा है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा कमा के दे रहा है, ईपीएस उसका ज़्यादा है, पर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखना पड़ेगा कि ठीक है, मानते देखो यहाँ पे ठीक है 20 रुपये मेरा मतलब जो यहाँ पे 10 रुपये कमा के तो दे रहा है, यहाँ तो 15 रुपये कमा के दे रहा है, तो इसका मतलब तो हो गया है कि 15 रुपये कमा के दे रहा है। ईपीएस इसका ज़्यादा है तो कंपनी बढ़िया है। इवन इफ कंपनी बढ़िया है बट क्या वो महंगा नहीं है? उसको ऐसा समझो कि आप मार्केट में गए, वेजिटेबल मार्केट में गए, अब वहाँ पे ना आलू 4 वेंडर बेच रहे हैं, 4 वेंडर आलू बेच रहा है। अब उसमें से ना आप क्या करते हो? आप सबके पास जाओगे, देखोगे सबका क्वालिटी कैसा आलू का क्वालिटी है। उसके बाद उनका आप प्राइस देखोगे कि भाई कितना मांग रहा है, भाव तोल करोगे ना कि कितना मांग रहा है, 1 किलो आलू का कितना मांग रहा है। तो उसी तरीके से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा है तो कंपनी बढ़िया है। नो डाउट कंपनी बढ़िया है, बट वो ओवर वैल्यूड भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब पी रेशियो से आप कोई भी कंपनी का ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसको कैसे निकालोगे? तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक इंडस्ट्री पी रेशियो होता है, मतलब एक सेक्टर, मान लो 4-5 कंपनी है जो एक ही सेक्टर में काम करते हैं। अब 4-5 कंपनी एक ही सेक्टर में काम करते हैं, आपको उनका एक इंडस्ट्री पी रेशियो आता है जो कि सारा कंपनी का एक ऑन एन एवरेज पी रेशियो निकालता है कि ये इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज सपोज करो 20 रुपीज़ का पी रेशियो, 20 रुपीज़ का पी रेशियो, यानी कि मिनिमम आपसे 20 रुपये लेगा तब जाके आपको 1 रुपया कमा के देगा। तो अब इससे आपको कंपैरिजन करना है कोई भी स्टॉक को जो आप एनालाइज कर रहे हो उसी सेक्टर का। अगर मान लो इससे एनालाइज के मान लो कोई भी इंडस्ट्री का पी रेशियो मान लो 20 है, और अगर आप दूसरा कंपनी का देख रहे हो कि इसका पी रेशियो मेरा 19 है, यानी कि ये कंपनी सस्ता है। अब कंपनी सस्ता है बट क्या बढ़िया है कि नहीं है? तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस पे। आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो, आप जो भी पैरामीटर यूज़ करते हो कोई भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए आप उसको यूज़ करो। और अगर उसका ईपीएस भी बढ़िया है और कंपनी भी सस्ता है, क्या होना चाहिए? ईपीएस भी कम होना चाहिए, और मतलब ईपीएस भी बढ़िया है, ज़्यादा है, और उसका पी रेशियो भी कम है, तो वो कंपनी आप अच्छा कंपनी भी है और सस्ता कंपनी भी है। ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हो? तो ईपीएस आपको कैसे देखना है? तो ईपीएस आपको देखना सबसे पहले तो ईपीएस अगर हायर है इट डजंट मीन कि कंपनी अच्छा है। कंपनी अच्छा है बट क्या वो सस्ता है कि महंगा है, ये चीज़ आपको देखना है। और ये चीज़ आप कैसे देखोगे? तो ये चीज़ आप इंडस्ट्री पी रेशियो से देखोगे। ठीक है, तो ईपीएस आप ऐसे देखोगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो क्या है ईपीएस में कि एज द नंबर ऑफ शेयर्स गेट इंक्रीजेस ईपीएस विल डिक्रीज। आप ही बताओ, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने देखा था, यहाँ मान लो मेरा प्रॉफिट है 100,
ठीक है, मेरा प्रॉफिट है 100 और मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20, तो मेरा ईपीएस कितना आएगा? तो मेरा ईपीएस आएगा सपोज करो 5। यही अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देंगे, सपोज 50 नंबर ऑफ शेयर्स कर दिए, तो मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा? मेरा ईपीएस हो जाएगा 2। तो वही बोले कि जितना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएगा वैसे ही वैसे आपका ईपीएस घटते जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे घटेगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स आपका घट सकता है थ्रू फ्रेश इशू। अगर कंपनी नया इशू कर रही है, नया शेयर इशू प्राइस कर रही है, मतलब कंपनी नया शेयर इशू कर रही है मार्केट में, या बोनस शेयर दे रही है कंपनी। और घट कैसे सकता है? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस लौटा दिया, तो भी, या तो कंपनी बायबैक कर लिया, तो भी मेरा नंबर ऑफ शेयर्स घटेगा, तो मेरा ईपीएस बढ़ेगा। अब देखो ईपीएस घटेगा मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, उसका 2 फैक्टर होता है। या तो आप यहाँ पे अर्निंग बढ़ा दो, या तो आप इसका अर्निंग बढ़ा दो और नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रखो, तो भी आपका ईपीएस बढ़ जाएगा। और या तो प्रॉफिट आपका उतना ही है और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर दो, तो आपका ईपीएस बढ़ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि ईपीएस ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, पी रेशियो जो मेरा है वो कम होना चाहिए। अब कम होना चाहिए कंपैरिजन टू इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी को देखो, उसके कंपैरिजन में अगर कम है तो मेरा बढ़िया है। और जो आपको पी चेक करना और ईपीएस चेक करना, ईपीएस को कंप्लीटली आप सेक्टोरली देखना कि उस सेक्टर में बंदा कितना कमा के दे रहा है ईपीएस, ठीक है। तो ईपीएस का मतलब ये हो गया। इन शॉर्ट वापस से बताते हैं, ईपीएस का मतलब होता है फॉर्मूला क्या कि कोई जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, इसी को बोलते हैं।